डिनर खत्म होने के बाद सब लोग अपने रूम में चले जाते हैं और दूसरी साइड पे डालिया और डेरोट की बहस चलती है क्योंकि डिनर हॉल में जो भी कुछ हुआ उस चीज से डालिया बहुत ज्यादा अपसेट थी। बट सच बात ये था कि डेरोट को इससे थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तो डेरोट गुस्से में डालिया को ये बोल देते हैं कि तुम्हारी जगह अगर ले होती ना तो बहुत अच्छा होता। इस बात से डालिया बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और वहां से चली जाती है। अब डेरोट को ले का इम्पोर्टेंस समझ आ रहा था और एक और बात जो उसके दिमाग में चल रही थी कि वो शायद ले को ही उस नॉर्दर्न कैसल में देखा था। तो इस बात का पुष्टि करने के लिए वो सीधा उस रूम की ओर जाते हैं जहाँ पे ले हो सकती थी। अब ले को अपने रूम में बिताए हुए बहुत टाइम हो चुका था, तो यहाँ पे सनी आ जाती है और ये बोलती है कि सब कुछ अभी ठीक है, तो तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है और रोहन बाहर गार्ड भी कर रहा है, तो हमें आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ले के दिमाग में यहाँ पे बहुत कुछ चल रहा था, इसलिए उसने सेली से ये बात खुल के बोल दी कि मुझे लगता है ड्यूक को मेरे असलियत के बारे में पता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो उसे कैसे पता चलता कि डेरोट और डालिया ही वो इंसान है जिससे मैं इतनी दूर भाग के आई थी और इतने सारे मेट में से बस मुझे ही छुपने को बोला गया। तुम्हें नहीं लगता ये बात कुछ अजीब है कि वो मेरी सच्चाई जानते हैं और इस चीज को वो छुपाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो सेली का मानना ये था कि नॉर्दर्न ड्यूक जो है वो ले को लेके बहुत ज्यादा चिंता में रहते हैं, चाहे उसके लिए डॉक्टर बुलवाना हो या उसके लिए एक अच्छा काम चूज करना हो। हर टाइम ड्यूक ने ले का ध्यान रखा है और इस बात से ले भी डिनाई नहीं करती है क्योंकि सेली ने जो बोला है वो सच ही है। पर अभी भी एक क्वेश्चन बाकी था कि क्या ड्यूक भी ले के जैसे ही बार बार मर रहे थे? जो पेन ले को सहन करना पड़ रहा था, क्या ड्यूक भी वही पेन सहन कर रहे हैं? क्या ड्यूक को ले के बारे में इसलिए पता है क्योंकि उन दोनों का पेन एक जैसा है? और इसी टाइम में टिरोट वहां पे आ जाता है और रोहन से बहस करने लगता है कि जो लड़की उस रूम के अंदर है मुझे उसे देखना है। बट रोहन डायरेक्टली ना बोल देता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ड्यूक का पर्सनली ऑर्डर है कि वो यहाँ पे गार्ड करे। सेली ने की ओर देखती है और उसे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा डर रही है, इसलिए सेली बोलती है कि इस बार सेली ले को प्रोटेक्ट करेगी और उसे लेके कवर्ड में छुपा देती है। दूसरी तरफ डेरोड भी रोहन को धक्का मार के उस रूम में एंटर करता है जहाँ पे उसे ले तो दिखती नहीं है बट सेली दिखती है। अब सेली डेरोड से झूठ बोलती है और बोलती है मेरा नाम ले है और मैं ही वहाँ पे थी ड्यूक के साथ डाइनिंग हॉल पे जब आप लोग वहाँ पे आए थे। ले कवर्ड के अंदर से सब कुछ सुन रही थी और उसे ये पता था कि जब तक डेरोड अपने हिसाब से सब कुछ पुष्टि ना कर ले तब तक वो यहाँ से जाएगा नहीं। और यही चीज होता है, डेरोड सेली को ये बोलता है कि मुझे ये कवर्ड देखना है, खोलो इसे। सेली यहाँ पे बहाना बनाने की बहुत कोशिश करती है बट वो कुछ कर नहीं पाती है। डेरोड आगे आके जैसे ही वो कवर्ड खोलने की कोशिश करता है, क्रीम बीच में आ जाती है और चीज भी आके उसके ऊपर भौंकने लगता है जिससे डेरोड जमीन पे गिर जाता है और उसका एक लॉकेट बाहर आ जाता है। अब सेली ये पुष्टि करती है कि ये हंटर डॉग है जिसका केयर सेली को करना पड़ता है, इसलिए वो डॉग उसके रूम में है। डेरोड इस चीज से बहुत ज्यादा डर जाता है और वहां से चला जाता है बिना कवर्ड को खोले। पर डेरोड को अभी भी ऐसा लग रहा था कि ले के आसपास ही है और जैसे ही डेरोड किसी और मेट को देखता उसे उसके अंदर ले दिखाई पड़ती। इस चीज से उसे ऐसा लगता है कि वो सच में ले से इतना प्यार करता है कि वो उसे भूल नहीं पा रहा। दूसरी तरफ ले बाहर आती है और सेली और रोहन को थैंक यू बोलती है। अब ले के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था कि कैसे डालिया और डेरोट का कैरेज नॉर्थ पे ही आके खराब हुआ और ये लोग नॉर्थ के कैसल में आए जो कि इन लोगों का कभी मन था भी नहीं। और ड्यूक को भी कैसे पता था कि ये लोग आने वाले हैं, इसलिए पहले से सब कुछ प्रिपरेशन था। बहुत सारे क्वेश्चन उसके दिमाग में चल रहा था। अब सेली ले को देख के उसे मोटिवेट करने की कोशिश करती है कि कोई बात नहीं, जब तक हम सभी साथ हैं तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता। ये सुन के ले को बहुत ज्यादा सुकून मिलता है और सब लोग अपनी अपनी जगह पे चले जाते हैं। बट यहाँ पे सबसे बुरी चीज ये होती है कि डालिया को पता चल गया था कि ले अभी भी जिंदा है। रात को जब सभी सो गए थे उस टाइम
टाइम ले बाहर आती है अपने रूम से जहाँ पे उसका मुलाकात रोहन से होता है और वो ये बोलती है कि अभी सभी लोग सो चुके हैं तो मुझे लगता है मुझे थोड़ा वॉक करना चाहिए क्योंकि मैं बहुत देर से अपने रूम में बंद पड़ी हूँ इसलिए मुझे नींद भी नहीं आ रही है। रोहन इस बात से ले को टोकता तो है बट वो ज्यादा देर तक ले को वहाँ पे रोक नहीं पाता इसलिए वो ये डिसाइड करता है कि वो भी ले के साथ वॉक पे जाएगा। नाइट वॉक के दौरान ले रोहन से ये पूछती है कि यहाँ पे पहले डॉक्टर क्यों नहीं था तो रोहन इस बात का शॉर्ट आंसर ये देते हैं कि नॉर्दर्न लोग बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं और ड्यूक ने अगर डॉक्टर को बुलाया है तो वो खास करके आपके लिए बुलाया है क्योंकि आप हमेशा बीमार पड़ जाती है क्योंकि नॉर्दर्न का वेदर बहुत ज्यादा ठंडा है और ड्यूक बस दिखने में ही ऐसे लगते हैं बट ड्यूक का मन सच में बहुत ज्यादा साफ है। और तुम्हें पता है एम्पायर के 4 लोगों में से ड्यूक के पास सबसे ज्यादा खतरनाक पावर है जो है उनकी बॉडी इमोर्टल है और उनके पास सुपरनेचुरल पावर भी है। ली इससे घबरा जाती है और रोहन को ये बोलती है कि क्या तुम्हें मुझे ये सब कुछ बताना चाहिए बट रोहन रिलैक्स होकर बस इतना बोलता है कि तुम भी हमारी फैमिली का एक हिस्सा हो और रही बात ड्यूक की तो वो भी तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि तुम ड्यूक को कुछ हार्म करने वाली हो अगर तुम्हें ये चीज पता चल भी गया तो भी। ये सुन के ले को इतना फील होता है कि अब तक वो किससे भाग रही थी, उस डर से या फिर खुद से जो वो ही क्रिएट कर रही थी अपने मन ही मन में। अब ये दोनों वॉक करते करते घोड़े के तबेले पे जाते हैं जहाँ पे ले कुछ टाइम वहाँ पे स्पेंड करना चाहती थी। अब इस बात पे रोहन भी मान जाता है। ले का ये प्लान था कि वो रात में उस घोड़े की मेमोरी देखे जो डेरोट और डालिया के कैरेज का था, शायद उससे उसे कुछ क्लू मिल जाए और जो ले ने सोचा वही होता है। उसे उस घोड़े की मेमोरी दिखाई पड़ती है जहाँ पे वो एक मिस्टीरियस इंसान डेरोट का कोचमैन और डेरोट को देखती है जहाँ पे इन दोनों के बीच में बहुत सारी बातें भी होती है बट इन सब के बीच में जो सबसे ज्यादा अजीब था वो ये था कि वो मिस्टीरियस इंसान ने डेरोट को एक छोटा सा लॉकेट दिया था और अगर वो ये लॉकेट नॉर्थ पे जाके बजाता है तो नॉर्दर्न ड्यूक को बहुत ज्यादा चोट पहुंच सकता है और इवन उसका जान भी जा सकता है। इसी टाइम वहाँ पे डेरोट का कोचमैन आ जाता है जिसे देख के लिए कंफर्म हो जाती है कि उसने अभी मेमोरी में जिस इंसान को देखा है वो यही इंसान है। ले उसी टाइम रोहन को ये बोलती है कि हमें अभी के अभी नॉर्दर्न ड्यूक के पास जाना है क्योंकि मुझे उन्हें बहुत जरूरी बात बतानी है। ये सुन के डेरोट का कोचमैन उन दोनों को वहाँ से जाने नहीं देता और वहीं पे रोक लेता है। ले रोहन को सावधान करती है कि हमें इस इंसान को हल्के में नहीं लेना चाहिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये बस एक कोचमैन ही है। रोहन के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता इसलिए वो फाइट करने का सोचता है। दूसरी तरफ हमें नॉर्दर्न डीप को दिखाया जाता है जो बस ये सोच रहा था कि उसे इतना रूड होके ले से बात नहीं करना चाहिए था तो वो अभी जाके अगर ले से माफी मांग लेता है तो सब कुछ शायद ठीक हो जाएगा। इसलिए जैसे ही वो रूम से बाहर जाने की कोशिश करता है उसे दिखता है कि उसके रूम के सामने डलिया खड़ी होकर उसका वो इंतजार कर रही थी। नॉर्दर्न डीप उसे रूम में आके बैठने का परमिशन तो देते हैं बट एक चीज उसे साफ साफ बोल देते हैं कि देखो मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे थोड़ी सी भी अट्रैक्टिव लगती हो तो तुम अपना अगर बॉडी दिखाना चाहती हो तो कहीं और जाके दिखाओ क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली है। बट उसी टाइम डलिया ये बोल देती है कि मैंने ले को देखा है वो जिंदा है और आपके कैसे नहीं है ना। ये सुन के ड्यूक बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और डलिया दूसरी तरफ ये बोलती है कि ले का कबर अभी तक पुराना हुआ भी नहीं तो फिर क्यों वो मेरी जिंदगी में वापस आ रही है और मैंने उसे देखा कि वो बहुत ज्यादा खुश भी है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो क्या मुझे आप आंसर दोगे कि ये ले वही ले है जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ आपसे। ड्यूक डालिया को डायरेक्टली आंसर तो नहीं देता है बट वो इतना बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। तुम तीनों बचपन से दोस्त हो और तुमने अपने दोस्त के पीछे से छुरा मारा है उसके बाद भी तुम्हें शांति नहीं मिल रही है और अभी जो भी तुम्हारे लाइफ में चल रहा है वो बहुत ज्यादा सही चल रहा है। तो अगर तुम चाहती हो कि तुम इस सारी चीज को खो दो तो ऑफ कोर्स जाओ पता करो कि ले अभी भी जिंदा है या नहीं और वो इस कैसल में रह रही है कि नहीं। बट ये भी जान लो कि अगर वो जिंदा हुई अगर वो इस कैसल पे रही तो तुम्हारा क्या हाल होगा क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरीके से देखा था ले के फ्यूनरल पे सबसे ज्यादा खुश तुम ही थी। अब ये चीज तुम्हें डिसाइड करना है डालिया कि तुम्हें इस चीज को और ज्यादा खींचना है या फिर यहीं पे खत्म कर देना है। डालिया बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है ड्यूक की इतनी सारी बातें सुन के क्योंकि वो भी नहीं चाहती थी कि उसकी
जिंदगी में ले वापस आ जाए और डेरॉट की पत्नी बनके उसके साथ जिए क्योंकि वो जगह बस उसकी है। तो वो ड्यूक से इतना बोलती है कि वो अपना मुंह बंद रखेगी और किसी को कुछ नहीं बोलेगी। दूसरी तरफ जैसे ही ड्यूक ले के पास जाने के लिए रेडी होता है, उसे दिखता है कि ले खुद उसके रूम में आ गई है और उसके कपड़ों पे ब्लड लगा हुआ है। ये देख के ड्यूक बहुत ज्यादा घबरा जाता है और 1 मिनट के लिए वो अपने इमेजिनेशन वर्ल्ड पे चला जाता है, जहाँ पे वो ये देखता है कि उसके सामने एक लाश पड़ी है जो कि खून से लथपथ है और ये लाश किसी और का नहीं, ले का है। इसलिए ड्यूक बहुत ज्यादा घबरा जाता है और ले से बहुत रूडली बात करता है कि ये ब्लड कैसे आया तुम्हारे ऊपर, क्या तुम एक टाइम के लिए भी खुद को सेफ नहीं रख सकती हो। ले उसे सब कुछ बताने की बहुत कोशिश करता है कि क्या हुआ था एक्चुअली में, पर ड्यूक को कुछ सुनना ही नहीं था क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ले को थोड़ा सा भी खरोच पहुंचे। इसलिए ड्यूक उसे खींचते खींचते डंजन में लेके आते हैं, जहाँ पे वो अपने बाकी गार्ड से इतना बोल देते हैं कि इस लड़की को तब तक यहाँ पे बंद रखना जब तक मैं आके खुद ना इसे छुड़ा के यहाँ से लेके जाऊं। बट ले अपनी बात बोलती रहती है कि रोहन को मदद चाहिए ड्यूक, अभी उनके पास जाओ। और इससे भी बड़ी बात एक चीज है जो कि मुझे आपको बताना है। बट ड्यूक इस चीज को नहीं सुनते हैं और ले का मुंह और हाथ पैर बांध के वहीं पे उसे रख के चले जाते हैं। अब ले के दिमाग में ये चल रहा था कि अब तक बस ड्यूक ने उसकी मदद की है, अब उसे भी ड्यूक का मदद करना होगा क्योंकि उसने अपने मेमोरीज पे जो भी कुछ देखा है उस चीज को वो झुठला नहीं पा रही थी। अब हमें डालिया को दिखाया जाता है जो कि डेरॉट से इतना बोलता है कि मुझे अभी के अभी इस कैसल को छोड़ के अपने कैसल पे जाना है, तो तुम जल्द से जल्द कैरेज को रेडी करो। पर डेरॉट को समझ नहीं आ रहा था कि डालिया ऐसा क्यों बोल रही है। अब डालिया को जिद करता हुआ देख के डेरॉट मान जाता है और बस इतना बोलता है कि तुम अपना सारा कपड़ा समेट के रखो, मैं बाहर से थोड़ा घूम के आता हूँ। अब ये चीज से डालिया डर जाती है कि डेरॉट ले के सामने ना चला जाए, इसलिए डालिया भी डेरॉट को फॉलो करते हुए उसके साथ जाती है। डालिया और डेरॉट टेरेस पे जाते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड थी। अब यहाँ पे हमें वही लॉकेट दिखाया जाता है जो कि उस मिस्टीरियस इंसान ने डेरॉट को दिया था और ये बताया गया था कि अगर वो ये चीज को यूज करे तो इससे नॉर्दर्न में रहने वाले जितने भी मॉन्स्टर है वो ट्रिगर हो जाएंगे और जहाँ से इस चीज का साउंड आएगा वहीं पे अटैक कर देंगे। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो ड्यूक का मरना तय है और अगर ड्यूक मर गया तो ये पूरा नॉर्थ डेरॉट को मिल जाएगा। और इसी लालच में आके डेरॉट डिसाइड करता है कि वो ये चीज को यूज करेगा और पूरे नॉर्थ पे कब्जा कर लेगा। अब वो चीज वो यूज कर देता है जिससे सच में नॉर्थ में रहने वाले सारे जानवरों को ट्रिगर कर देता है। दूसरी तरफ हमें रोहन, परसोन और ड्यूक को दिखाया जाता है जो कि इन सब के ऊपर बात कर रहे थे कि डेरॉट के कोचमैन ने क्या क्या किया है। और जैसे कि रोहन को भी बहुत ज्यादा चोट लगा था तो परसोन रोहन का ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से कर देते हैं। अब ड्यूक रोहन से डायरेक्टली ये पूछता है कि क्या हुआ था और रोहन को बहुत जोर से थप्पड़ भी मारता है। बट रोहन एक्सक्यूज देने की जगह अपनी गलती मान लेता है कि सब कुछ उसकी वजह से ही हुआ है। और जो डेरॉट का कोचमैन था वो कोचमैन से ज्यादा ऐसा लग रहा था कि उसके पास बहुत अच्छी नाइट की ट्रेनिंग है जो वो बहुत अच्छी तरीके से यूज कर रहा था और वो भी ले के ऊपर करना चाहता था। इस चीज से रोहन ले को प्रोटेक्ट तो करता है बट उसको चोट लग जाती है। बट कैसे भी फाइट करके रोहन उस कोचमैन को पकड़ लेता है। रोहन ले का साइड लेते हुए बोलता है कि ले की कोई गलती नहीं है, वो बस मदद करना चाहती थी, मैं ही था जो एक अच्छा नाइट बन के उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। तो तुम बताओ तुमने ले को कहाँ पे बंद करके रखा है। जहाँ पे ड्यूक बस इतना बोलता है कि उसे डंजन में मैंने बंद करके रखा है तो वहीं पे अब वो सेफ है। कहीं ना कहीं ये सारी बात परसों सुन लेता है और उसे ऐसा लगता है कि उसे जल्द से जल्द जाके ले को बचाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे ड्यूक का ऐसा फील हो रहा था कि कुछ तो खराब होने वाला है यहाँ पे। और उसी टाइम पे बाकी नाइट ड्यूक के रूम पे आ जाते हैं और बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा हमला हुआ है तो हमें आपका प्रोटेक्शन चाहिए ड्यूक। और ड्यूक सबसे पहले पूरे कैसल को खाली करवा देते हैं जहाँ पे सेली भी थी और वो बस ले
को ढूंढने की कोशिश कर रही थी जो उसे मिल नहीं रही थी। अब यहीं पे सैनी परसोर को देखती है और उसे सब कुछ पता चल जाता है। दूसरी तरफ ड्यूक सब कुछ देखते हैं कि उसके इलाके में कौन कौन सी जगह पे हमला हुआ है और उसे अभी क्या करना चाहिए। बट बाकी के जो नाइट थे वो बहुत ज्यादा घबरा रहे थे क्योंकि कैसल का बहुत बड़ा हिस्सा डैमेज हो चुका था। अब यहीं पे एक अलग से बैड न्यूज आता है कि जहाँ पे ड्यूक ने लेक को बंद करके रखा था वो जगह पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है। ये सुन के ड्यूक रोहन को बस इंचार्ज बना के वहां से चले जाते हैं। ड्यूक जितना जल्दी हो सके भागते हैं और वहां पे पहुंचते भी हैं, पर तब तक सब कुछ तहस नहस हो चुका था। ड्यूक को ये सब कुछ देख के अपने आंखों पर बिलीव नहीं हो रहा था क्योंकि उसे बस ले को सेफ रखना था और कुछ नहीं। बट उसे ऐसा लग रहा था कि वो इतना भी नहीं कर पाया है। ड्यूक बहुत ज्यादा टूट जाता है और ले करके चिल्लाता रहता है। पर वहीं पे उसी टाइम ले आ जाती है और ड्यूक को पीछे से बुलाती है। ले को सही सलामत देख के ड्यूक उसके पास जाता है और बोलता है कि ले, थैंक यू सो मच खुद को सेफ रखने के लिए, और वहीं पे बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद ड्यूक एक बहुत ही बुरा सपना देखते हैं जहाँ पे उसे ये दिखता है कि उसके सामने ले खड़ी है और उसका पूरा बॉडी खून से लथपथ है। ये देख के ड्यूक वापस से अपनी आँख खोलते हैं और खुद को अपने ही रूम में पाते हैं और उसके पास में कोई और नहीं, ले बैठी हुई थी। ड्यूक उठ के पहले ले से बात करते हैं कि क्या तुम ठीक हो। ले सब कुछ सही से और अच्छे से ड्यूक को एक्सप्लेन करती है कि उसके बेहोश होने के बाद क्या क्या हुआ है, और ले के साथ कंटिन्यूअसली 2 बार बुरा बिहेवियर करने पे ड्यूक ले से माफी भी मांगता है। अब ले बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी तो वो डायरेक्टली ड्यूक से ये पूछती है कि क्या आपको मेरा असलियत पता है, आप सच बताना, क्योंकि आपने हर जगह मेरी मदद की है, मेरी जान बचाने की कोशिश की है, चाहे उसके लिए आपको मेरे ऊपर ही गुस्सा क्यों ना करना पड़े। तो एटलीस्ट अगर आपको सच में मेरा फिक्र है या फिर मेरी आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी पता है तो मुझे सब कुछ सच सच बता दीजिए। अब ड्यूक ले को गले लगा देते हैं और बोलते हैं कि ले, मैंने कभी तुम्हारे लिए तुम्हारा मौत नहीं मांगा है, बल्कि मैं तो तुम्हें प्रोटेक्ट करने की अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो दुनिया है वो तुम्हारे अराउंडिंग घूमती रहती है और जहाँ पे मैं भी फंस चुका हूँ। अब ड्यूक अपनी बात बोलना स्टार्ट करते हैं कि कैसे वो इस चक्रव्यूह में ले के साथ फंस गए थे। ये वही दिन था जिस दिन ले इस चक्रव्यूह में फंसी थी। ड्यूक ले को जानते भी नहीं थे, बट एटलीस्ट ले नोबेल लड़की थी, इसलिए हर नोबेल के पास खबर तो पहुंच ही जाती है। ड्यूक हर बार ले की शादी के बारे में सुनता और कभी न कभी फिर से ले की मौत के बारे में सुनता, और जैसे ही ले की मौत हो जाती वो फिर से टाइम में पीछे आ जाता और फिर से ले की शादी के बारे में सुनता और फिर से ले की मौत के बारे में सुनता। ऐसा ही करते करते बहुत टाइम बीत चुका है। जितनी बार ले मरी है उतनी बार ले के साथ साथ ट्यूब भी टाइम ट्रेवल कर रहे थे, कभी यहाँ पे तो कभी वहाँ पे। ट्यूब को ये समझ नहीं आ रहा था कि ले के साथ साथ वो भी कैसे इस चक्रव्यूह में फंस गए हैं और ले को कितना ज्यादा तकलीफ हो रहा होगा इतनी बार मर मर के। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो इस बार ले को बचाएंगे और ले को प्रोटेक्ट भी करेंगे ताकि ले के साथ साथ वो भी इस चक्रव्यूह से आजाद हो सके और ले को भी एक सुकून भरी जिंदगी जीने का मौका मिल जाए। इसलिए जैसे ही इस बार ले की मौत की खबर आई ड्यूक खुद जाके पुष्टि करने गए कि ले जिंदा है या नहीं, बट अनफॉर्चुनेटली जैसे ही ड्यूक को ये दिखता है कि ले जिंदा है उसे बहुत राहत पहुंचती है और वो ले को कैसे भी उसके पास लेके आना चाहता था, जो कि वो सक्सेसफुली कर भी लेता है ताकि ले सही सलामत रहे और उसे कोई भी चोट ना पहुंचे। और जब भी कभी वो ले को मुश्किल में या फिर चोट पाता हुआ सिचुएशन में देख लेते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो बस ले की सलामती ही चाहते थे। ले को अभी भी ड्यूक के ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा था, इसलिए वो ड्यूक से ये बोलती है कि मुझे नहीं पता कि मेरा मर्डर तुम कर रहे थे या फिर तुम अभी इस चीज को लेके बातें बना रहे हो। ड्यूक को ये सुन के बहुत ज्यादा हर्ट होता है और वो ये बोलता है कि तुम कुछ भी प्रूफ ले लो मेरे से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस इतना साबित करना है कि मैं तुम्हारे साइड में हूँ ले। और अगर ऐसा तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साइड में नहीं हूँ तो तुम ये चाकू लो और मुझे मार डालो, क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस तुम्हारा अच्छा ही चाहता हूँ। अब इस चीज से ले बहुत
बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और जैसे ही वो चाकू से स्टैब करने जाती है, ड्यूक उसे रोक लेते हैं। यहाँ पे ले खुद को ही स्टैब करने वाली थी और उसे ये पता करना था कि क्या सच में ड्यूक उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं या नहीं। बट एक्चुअली में यही होता है, ड्यूक उसे वहीं पे रोक देते हैं जहाँ पे ली खुद को स्टैब करने वाली थी। ली को पता चल गया था कि ड्यूक सच बोल रहे हैं और अब वो ड्यूक के ऊपर कभी भी शक नहीं करेगी। अब यहीं पे ली अपने बारे में ड्यूक को बताती है कि वो सबका मेमोरीज पढ़ सकती है जस्ट उसे थोड़ा सा छू के। बट एक एबनॉर्मल वाली बात ये है कि वो कभी ड्यूक का मेमोरी पढ़ ही नहीं पाई। अब दूसरी ओर हमें सेड्रिक को दिखाया जाता है जो कि एक ऐसे इंसान से बात कर रहा था जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे जाके हमें स्टोरी में ये पता चलने वाला है। सेड्रिक को बस इसलिए बुलाया गया था कि वो ले की आइडेंटिटी कंफर्म करे और वो ऐसा ही करता है। इस बात से वो इंसान बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है क्योंकि उसके पास बहुत ही अलग प्लान था कि ले को अपने बिल से बाहर कैसे निकाले। इसी प्लान को कंटिन्यू करने के लिए वो इंसान ले के पापा को एक लेटर भेजते हैं। अब हमें दूसरा सीन ये दिखाया जाता है कि सब कुछ एक लाइन पे आ गया था नॉर्थ पे और डेरॉट को पकड़ लिया गया था। उस चीज का यूज करने के बाद डेरॉट और डलिया दोनों ही भाग गए थे बट एनिमल के अटैक करने से वो लोग वहां से भाग नहीं पाए और इसलिए इन दोनों को बहुत इजीली पकड़ा भी लिया गया। लोग डेरॉट को बोलने का मौका देते हैं कि एक्चुअली में क्या हुआ था और तुमने क्या किया था, सब कुछ सच सच बताओ। डेरॉट को कुछ बोलता हुआ ना देख के डालिया खुद बोल देती है कि सब कुछ डेरॉट ने ही किया है, वो मुझे उस एनिमल के बीच में अकेला छोड़ के खुद भाग गया था, बहुत ज्यादा सेल्फिश इंसान है। डालिया से कंफर्मेशन मिल जाने के बाद ड्यूक डेरॉट के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और बोलते हैं आगे से कभी भी नॉर्थ के बॉर्डर पे पैर भी रखा ना तो तुम्हारा पैर वहीं पे कटवा देंगे हम। ये सुन के डेरॉट बहुत ज्यादा डर जाता है और ड्यूक के पैर पकड़ के माफी मांगता है। ड्यूक ये डिसाइड करते हैं कि वो डालिया और डेरॉट को सजा तो नहीं देंगे बट उन दोनों को नॉर्थ से पूरी तरीके से बैन कर देंगे। इसलिए जल्द से जल्द इन दोनों के लिए कैरेज रेडी करवा दिया गया और इन दोनों को जितनी जल्दी हो सके नॉर्थ से बाहर निकालने का ऑर्डर ड्यूक ने दे दिया था। डालिया और ड्यूक चले जाने के बाद वहाँ पे ले आ जाती है और अब यहाँ पे ड्यूक उसे वो चीज देते हैं जिस चीज की वजह से डेरॉट ने इतना बड़ा हंगामा किया था। ये चीज एक मैजिक टूल था जिसकी आवाज से कोई भी जानवर प्रोवोक होके उस जगह पे हमला कर देते हैं जहाँ से ये आवाज निकल के आई थी। ड्यूक फिर से ले से माफी मांगते हैं और इस टाइम ले बहुत कुछ सोचने के बाद फाइनली ड्यूक को माफ कर देती है। ये सुन के ड्यूक को बहुत ज्यादा राहत मिलता है और उसी टाइम ड्यूक ले को प्रपोज करते हैं और बोलते हैं कि आई विश कि तुम मेरे साथ हमेशा ऐसे ही रहोगी। मैं तुम्हें बस प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ यहीं पे नॉर्थ पे अपनी बाकी की जिंदगी गुजार दो और उस जगह पे कभी जाने की जरूरत ही नहीं है जिस जगह पे तुम्हारी कोई कदर नहीं है। तो प्लीज मेरा फियांसे बन जाओ और आगे जाके मेरी वाइफ बनना क्योंकि मैं बस तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ जो कि मैं हर कीमत पे करूंगा। ले ये सारी बात सेली और परसों को बताते हैं जो कि सभी लोग बहुत ज्यादा हैप्पी थे ये सुन के कि फाइनली ड्यूक ने ले के साथ रहने का डिसीजन ले ही लिया। बट ड्यूक की कही हुई हर बात ले बहुत गहराई से सोच रही थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी पूरी जिंदगी नॉर्थ में बस छुप के ही गुजर जाए और इसलिए उस टाइम वो ड्यूक को कंफर्म आंसर नहीं दे पाई थी। पर कहीं ना कहीं ले चाहती थी कि वो अब से नॉर्थ पे ही रहे और ड्यूक के साथ अपनी जिंदगी गुजारे, बस वो भागना नहीं चाहती थी उसके सिचुएशन से। धीरे धीरे सब कुछ सही हो रहा था, जितना भी नॉर्थ को नुकसान हुआ वो सब कुछ धीरे धीरे सॉल्व हो रहा था। और इसी टाइम परसोर के पास एक लेटर आता है। परसोर वो लेटर पढ़ते हैं और वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और बिना कुछ बोले वो लेटर ली को थमा देता है और वो लेटर पे ये था, ले वापस आ चुकी है तो तुम भी अपनी पोस्ट पे वापस आ जाओ। इसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि ले, सेली और परसोर रोहन से मिलने जाते हैं क्योंकि उसे बहुत ज्यादा चोट लगी थी। परसोर उसका बैंडेजेस चेंज कर रहे थे और ले ने जैसे ही देखा कि रोहन को कितना ज्यादा चोट
पहुंचा है, इसलिए ले डायरेक्टली जाके रोहन से माफी मांगती है और वो ये बोलती है कि कहीं ना कहीं इस चोट की जिम्मेदारी ले की भी है, क्योंकि उसने उस टाइम पे बेवकूफी की जिस टाइम पे उसे सही डिसीजन लेना चाहिए था। रोहन इस सिचुएशन को समझता है और उसी टाइम ले को माफ भी कर देता है। इसके बाद ले को ये पता चलता है बाकी मेट से कि ड्यूक ने बहुत सारा प्रेजेंट भेजा है ले को। अब उसी रात को ले वापस से ड्यूक के पास बात करने जाती है, जहाँ पे ड्यूक पहले पूछते हैं कि क्या उसका गिफ्ट ले को अच्छा लगा है या नहीं। ले यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान थी, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि अगर वो उस मर्डरर से भागती रही तो वो मर्डरर कभी भी नॉर्थ पे घुस सकता है और वापस से ले को मार सकता है। इसलिए ले उस सिचुएशन से भागना नहीं चाहती थी और कहीं ना कहीं उस मर्डरर को उसका मारने का जो इच्छा था और भी ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि हर एक मोड़ पे नया नया राज खुल रहा था उसके लिए। तो वो यही चीज ड्यूक को बोलती है और वो ये बोलती है कि उसे हमेशा नॉर्थ पे रहना है, बट वो डर डर के नहीं जी सकती। इसलिए ले ड्यूक से इतना बोलती है कि क्या तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे हर टाइम, बस नॉर्दर्न में ही नहीं बल्कि उस जगह पे जहाँ पे मैं जाना चाहती हूँ, क्योंकि ले भी ड्यूक के साथ रहने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पे ड्यूक बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि ले नॉर्थ को छोड़ के कहीं और ना जाए और यहीं पे ले को अपना आंसर मिल जाता है। तो वो अपने फिंगर से रिंग निकाल के ड्यूक के हाथ पे दे देती है और बोलती है कि हमारा सफर शायद यहीं पे खत्म हो जाता है, क्योंकि मुझे डर डर के और भाग के जीना नहीं है, मुझे उस प्रॉब्लम का सामना करना है जो मौत की तरह मेरे पीछे घूम रहा है। और ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और फाइनली वो दिन आ जाता है जिस दिन ले उस कैसल को छोड़ के अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जा रही थी। ले का साथ देने के लिए परसोर और सेली दोनों भी उसके साथ जा रहे थे। ले को बहुत ज्यादा सैड फील हो रहा था, क्योंकि इन कुछ दिनों में वो ड्यूक के साथ बात कर ही नहीं पाई है। शायद ड्यूक ही उसे अवॉइड कर रहे थे, इसलिए उसे ऐसा लग रहा था कि शायद ड्यूक उसकी सलामती तो चाहते हैं, बट उस प्रॉब्लम में ड्यूक उसके पास खड़ा नहीं रहना चाहते। इसलिए ले उसे परेशान नहीं करती है और चुपचाप उस कैसल छोड़ के जाने के लिए तैयार हो जाती है। बट जैसे ही वो कैसल के दरवाजे के सामने खड़ी रहती है, उसे दिखता है कि ड्यूक उसका ही वेट कर रहे हैं। ले इस बात से बहुत ज्यादा सुकून फील करती है कि फाइनली ड्यूक ने डिसीजन ले ही लिया कि वो ले के साथ रहेंगे। यहाँ पे बाकी के मेट भी ले को अब रिस्पेक्ट कर रहे थे, क्योंकि वो एक नोबल लड़की थी। इसलिए वो सबके पास जाती है और बोलती है कि तुम सब मेरे दोस्त की तरह ही हो, तो तुम चिंता मत करो, मेरा काम जैसे ही खत्म होता है मैं वापस से नॉर्दर्न में तुम लोगों के साथ रहने के लिए आ जाऊंगी। ये बोल के परसोर, सेली, ड्यूक और ले ये चारों मिलके कैपिटल में रवाना होते हैं। कैपिटल में जाने के टाइम रास्ते में ड्यूक और ले बात करते हैं, जहाँ पे ड्यूक को ये पता चलता है कि ले की जगह पे कोई दूसरी लड़की ले बन के उसके ही कैसल पे रहने आई है। ये सुन के ड्यूक बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि जो रियल ले है वो उसके सामने बैठी है। तो ये चीज बहुत ज्यादा मिस्टीरियस था। नॉर्दर्न ड्यूक ले को बस एक चीज साफ साफ बता देते हैं कि वो हर एक प्लान में ले का साथ देगा, बस एक ही शर्त पे, और वो ये शर्त है कि ले को सुरक्षित और सेफ दोनों ही रहना पड़ेगा। ले इस चीज से मान जाती है और ड्यूक को बोलती है कि उसके पास एक बहुत अच्छा प्लान है, जिससे वो ये पता कर सकती है 100% कि उसका मर्डरर एक्चुअली में कौन है। ले ड्यूक को इतना बोलती है कि तुम बहुत सारा इंतजाम करके कैपिटल के मेन रोड से धूमधाम से पैलेस के अंदर एंटर करना, ताकि सबका नजर तुम्हारे ऊपर ही रहे कि नॉर्दर्न से ड्यूक आया है। और दूसरी तरफ मैं एक छोटा सा कैरेज लेके अपने कैसल पे जाऊंगी परसोर के साथ, जहाँ पे मैं उस फेक ले का सामना करूंगी और उससे पता लगाऊंगी कि वो कौन है और किसके साथ प्लान करके मेरे कैसल पे आई है। तुम बस रेडी रहना, जब भी मैं तुम्हें आने के लिए बोलूं मेरे पास आ जाना। ड्यूक इस बात को मान जाते हैं और वही करते हैं जो ले का प्लान था। ले ने ऐसा प्लान इसलिए बनाया था क्योंकि ले नहीं चाहती थी कि जो उसका मर्डरर है उसको थोड़ा सा भी भनक लग जाए कि ले कैपिटल में आ चुकी है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो मर्डरर कैसे भी ले को मारने की कोशिश करेगा। अब ले, परसोर और सेली दोनों उस कैसल पे जाते हैं जहाँ पे ले रहती थी। परसोर जैसे कि वहाँ
पे एक पर्सनल डॉक्टर के हिसाब से पोस्टिंग पे था, इसलिए परसों उस कैसल के बटलर से डायरेक्टली बोलता है कि मुझे ले के पास लेके चलो क्योंकि मुझे उसका जांच करना है। उस कैसल का बटलर उन तीनों को ले के पास लेके जाता है और जैसे ही वो सारे लेके सामने रहते हैं, सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहां पे जो लड़की बैठी थी वो एक्चुअली में ले ही थी, जैसे कि उसकी कोई कार्बन कॉपी हो। अब ये जो फेक ले थी उसका उठना बैठना इवन कि उसका पहनावा भी सेम था जैसे ले एक्चुअली में अपनी डेली लाइफ में करती थी। ये देख के जो रियल ले थी वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है कि कौन है ऐसा जो कि ले का हर एक मूवमेंट जानती है और उसे इतनी अच्छी तरीके से कॉपी कर रही है। अब रात हो जाती है और जो रियल ले थी वो उस फेक ले के कमरे पे जाती है इस चीज का पता करने के लिए कि वो लड़की एक्चुअली में क्या है और कौन है। जो फेक ले थी वो रियल ले को देख के शॉक हो जाती है क्योंकि अचानक से रियल ले का सामने आ जाना उसके लिए भी बहुत ज्यादा हार्ड था बिलीव करना। अब जो यहाँ पे रियल ले थी वो फेक ले को बहुत ज्यादा धमकाती है और डरा देती है। फेक ले इस चीज को सह नहीं पाती है और वहाँ से भाग जाती है। बाहर भागने के बाद वो सबको इकट्ठा करती है और बोलती है कि उसके कमरे में पता नहीं कौन आके उसे मर्डर करने की कोशिश कर रहा है। और उसी टाइम पे ले का पापा आ जाते हैं जहाँ पे ले का पापा फेक ले को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं। अब जो रियल ले थी वो बस इतना बोलती है कि पापा आपने मुझे कभी भी बचपन में प्यार नहीं दिया है, इस चीज का मुझे थोड़ा सा भी अफसोस नहीं है अभी, बट एटलीस्ट आपको आपका खून तो पता होना ही चाहिए। आप कैसे एक फेक ले को अपना बेटी बुला रही हो, क्या आपको अपना खून का एहसास भी नहीं है। जो रियल ले थी वो फेक ले के गले में पहना हुआ एक लॉकेट को खींच के फाड़ देती है जिससे उस फेक ले का आइडेंटिटी सबके सामने आ जाता है और वो लड़की कोई और नहीं थी, एना थी जो कि ले का पर्सनल सर्वेंट हुआ करती थी। इसलिए एना को सब कुछ ले के बारे में पता था कि वो कौन सा कपड़ा पहनती है, कैसे उसका चाल चलन है और कौन सी टी वो खाना पसंद करती है। दूसरी तरफ हमें ड्यूक को दिखाया जाता है जो कि धूमधाम से कैपिटल में एंट्री करके एम्पीरियर के साथ मिलने गया था, जहाँ पे एम्पीरियर उसे बहुत ज्यादा शाबाशी तो देते हैं और इतना बोलते हैं कि उसे क्या चाहिए। नॉर्दर्न ड्यूक एम्पीरियर से कुछ नहीं मांगते हैं, बस उसे इतना इन्फॉर्म कर देते हैं कि वो बहुत जल्दी अपना शादी अनाउंस करने वाले हैं और वो लड़की कहीं और की नहीं बल्कि कैपिटल में ही रहती है। अब दूसरी तरफ हमें ली को दिखाया जाता है जो कि सारे सर्वेंट को एक जगह इकट्ठा करती है और सभी को धमकाती है कि अगर किसी ने इस इंफॉर्मेशन को लीक किया कि जो रियल ले है वो आ चुकी है, वो मरी नहीं है और जो फेक ले है वो पकड़ी गई है, इस न्यूज को बाहर किया तो उनकी जान का खतरा कितना होगा वो ले को भी नहीं पता। और जैसे कि ले के पास सब कुछ सच जानने का एक पावर है तो कोई भी ले से झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए वहाँ पे जितने भी सर्वेंट थे वो लोग यही समझते हैं कि हम लोगों को अपना मुंह बंद रखना ही सही होगा। परसों ले के पास आके ये कंफर्म कर देता है कि उसके पापा का हालत बहुत ज्यादा खराब है, इवन कि ये हालत तब से खराब है जब से ले की माँ गुजर गई है। ले को इस चीज से कुछ फर्क तो पड़ता नहीं है, बट परसों को इतना राइट देते हैं कि वो उसके पापा का अच्छे से ख्याल रखे और सबके सामने ये अनाउंस करती है कि उसके पापा का तबीयत खराब है, इसलिए आज से वो इस घर की हेड है और सबको लेकी बात बिना कुछ क्वेश्चन की सुननी पड़ेगी। घर का हेड बनने के बाद ले बहुत अच्छी तरीके से अपना रोल निभाती है। दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि ले के पास दो मैजिकल टूल था, एक वो लॉकेट और दूसरा वो बांसुरी जैसी सीटी। अब ले सेली को बुलाती है और उसे बोलती है कि ये जो चेन टूटा है लॉकेट का, इसे अभी के अभी सही करवाओ और जल्द से जल्द मेरे पास भेजो। दूसरी तरफ सेली को एक और ऑर्डर दिया जाता है कि जितनी जल्दी हो सके नॉर्दर्न ड्यूक को कांटेक्ट करो और बोलो कि आज शाम तक मेरे पैलेस में अपनी टीम के साथ आए क्योंकि ले जो चिट्ठी पढ़ रही थी वो उस इंसान ने लिखी हुई थी जिसने इतना सब कुछ प्लान किया था। एंड फाइनली वो टाइम आ ही गया था जहाँ पे ले को ये पता चलने वाला था कि कौन है जो ले का बार बार मर्डर कर रहा है। सेली बिना कुछ बोले ले का ऑर्डर मान लेती है और जितनी जल्दी हो सके उस ऑर्डर
को पूरा भी करती है। अब हमें रात के सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ले उस इंसान से मिलने जाती है जिस इंसान ने ऐना को वो लॉकेट दिया था फेक ले बनने के लिए। ले बहुत ज्यादा घबरा रही थी कि कौन हो सकता है उसके मर्डरर, क्या चाहिए उस मर्डरर को ले से, क्यों बार बार ले को ही टारगेट किया जा रहा है। और जैसे ही ले उस जगह पे पहुंचती है जहाँ पे उन दोनों का मिलना लिखा गया था, ले उसी मिस्टीरियस इंसान को अपने सामने खड़ा हुआ देखती है जिस इंसान को वो अब तक बस दूसरों के मेमोरीज पे देखती हुई आई है। ले खुद को शांत करती है ताकि सामने वाले इंसान को ये पता ना चले कि उसके सामने जो खड़ी है वो एक्चुअली में रियल है। एंड फाइनली जैसे ही उस मिस्टीरियस इंसान का चेहरा दिखता है, ले उसे देख के शॉक हो जाती है। उसे कोई आइडिया भी नहीं था कि एक्चुअली में जो इंसान उसके सामने खड़ा है उसने इतना कुछ प्लान किया होगा, क्योंकि उसके सामने जो खड़ा था वो कोई और नहीं, उसी किंगडम का क्राउन प्रिंस बेलाल रेंटोर था। और यहीं पे हमारा इवन व्हेन आई एम डेड का सीजन 1 खत्म हो जाता है।